आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं जो बेहद निजी है, बहुत भावनात्मक है और लाखों लोगों की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। भारत में तलाक। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के इर्द गिर्द इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझाते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है जो काफी जटिल लगती है, उसे आसान भाषा में समझें। हम ये देखेंगे कि कानून का सफर कैसा रहा है, मतलब कैसे हम एक गलती ढूंढने की सख्त व्यवस्था से चले, जहां एक को दोषी साबित करना पड़ता था। हाँ, और कैसे आज हम एक ऐसी समझ की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कभी-कभी रिश्ते बिना किसी की गलती के भी खत्म हो जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1955 से पहले हिंदू कानून में तलाक की कोई ठोस व्यवस्था थी ही नहीं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था, मतलब जन्म जन्मांतर का बंधन। इस अधिनियम ने पहली बार इस बंधन को एक कानूनी दायरे में रखा और ये स्वीकार किया कि अगर रिश्ते में रहना मुमकिन ना हो तो उसे खत्म करने का अधिकार भी होना चाहिए। और ये सिर्फ हिंदुओं पर नहीं है ना? जी नहीं, ये कानून हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होता है। तो आज हम तलाक के इन दो मुख्य रास्तों को समझेंगे। एक रास्ता है विवादित तलाक का, जहां एक साथी को दूसरे की कोई गलती अदालत में साबित करनी पड़ती है। और दूसरा रास्ता है आपसी सहमति का, जहां दोनों मिलकर शांति से अलग होने का फैसला करते हैं। तो चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं जहां टकराव है। विवादित तलाक। हाँ, विवादित तलाक, या जिसे कानूनी भाषा में फॉल्ट थ्योरी कहते हैं। इसका मतलब तो सीधा सा है कि आपको अदालत को बताना होगा कि आपके साथी ने ऐसी क्या गलती की है जिसके आधार पर आपको तलाक मिलना चाहिए। बिल्कुल। और अधिनियम की धारा 13(1) में इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें कई आधार हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मामलों में सामने आता है और जिस पर सबसे ज्यादा बहस भी होती है वो है क्रूरता। क्रूरता, ये शब्द सुनते ही मन में सबसे पहले तो शारीरिक हिंसा, मारपीट, बस यही तस्वीर बनती है। क्या कानून भी इसे बस यही तक सीमित देखता है? देखिए, यहीं पर कानून की बात सबसे दिलचस्प और गहरी हो जाती है। उसने अपनी सोच को सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट से बहुत आगे बढ़ाया है। अदालतें अब ये मानती हैं कि शब्दों से, अपमान से, चुप्पी से या झूठे आरोपों से दिया गया जो मानसिक दर्द है वो किसी शारीरिक घाव से कम नहीं होता और कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा गहरा होता है। शारीरिक क्रूरता तो फिर भी साफ दिख जाती है, पर मानसिक क्रूरता वो अदृश्य घाव है जो रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो गया। मतलब एक इंसान के लिए जो बात मजाक है वो दूसरे के लिए गहरी मानसिक पीड़ा हो सकती है। बिल्कुल। कोई व्यवहार मानसिक क्रूरता है या नहीं, इसका कोई पैमाना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। अदालत हर मामले को उसकी अपनी परिस्थितियों में देखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वी भगत बनाम डी भगत मामले में एक अहम सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि मानसिक क्रूरता का मतलब है ऐसा व्यवहार जिससे दूसरे पक्ष को इतनी गहरी मानसिक पीड़ा या कष्ट हो कि उसके लिए उस रिश्ते में साथ रहना ही नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि आरोपी क्या सोचता था, बल्कि ये है कि उसके व्यवहार का दूसरे इंसान पर असर क्या हुआ। और हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात है, झूठे आपराधिक मामले दर्ज करवाना। मान लीजिए पत्नी ने पति या उसके परिवार पर दहेज का झूठा केस कर दिया, क्या ये भी मानसिक क्रूरता में गिना जाएगा? बिल्कुल, ये आज के समय में एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा बन गया है। 2006 के नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को बहुत मजबूती से सामने रखा था। उस मामले में रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ चुकी थी, कई शिकायतें और केस दर्ज हो चुके थे। कोर्ट ने कहा कि जब एक साथी दूसरे पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज करवाता है तो ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये तो उस इंसान की इज्जत और मानसिक शांति पर सीधा हमला है। हाँ, और ये मानसिक क्रूरता का एक बहुत साफ उदाहरण है। इसी नवीन कोहली केस में अदालत ने एक और बहुत बड़ी बात कही थी ना, जी। इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में। जी इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, कोर्ट ने उस केस में कहा था कि ये शादी अब इस हद तक टूट चुकी है कि इसे सुधारा ही नहीं जा सकता। यूं समझिए जैसे कोई शीशे का ग्लास टूट के बिखर गया हो। आप उसे जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लें, उसमें दरारें तो हमेशा रहेंगी और वो पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा। जब शादी इस हाल में पहुंच जाती है तो कानून उसे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन कहता है, यानी एक ऐसा बिखराव जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे टूटे हुए रिश्ते में लोगों को जबरदस्ती बांध कर रखना भी अपने आप में एक तरह की क्रूरता है।
और उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया था कि इसे तलाक का एक अलग आधार ही बना देना चाहिए। जी हाँ। तो एक दूसरे के प्रति व्यवहार यानी क्रूरता एक बड़ा आधार है। लेकिन क्या होगा अगर रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए? ये हमें तलाक के शायद सबसे जाने माने आधार व्यभिचार या एडल्ट्री की तरफ ले जाता है। इस पर तो हाल में बहुत बड़ी कानूनी बहस भी हुई थी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उन्होंने आईपीसी की धारा 457 को खत्म कर दिया, जो व्यभिचार को एक अपराध मानती थी। अच्छा, कोर्ट का कहना था कि पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है और ये कानून महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, कोर्ट ने साफ कहा कि व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का ये मतलब नहीं है कि ये गलत नहीं है। ओह अच्छा। ये आज भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए एक मजबूत और वैध आधार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके लिए जेल नहीं होगी, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं बनेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी का पार्टनर उसे धोखा दे रहा है तो वो इस आधार पर तलाक जरूर मांग सकता है या मांग सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक सिविल मामला है, क्रिमिनल नहीं। चलिए अब एक और आम आधार पर आते हैं, परित्याग या डिजर्शन। इसका क्या मतलब है? क्या बस घर छोड़ के चले जाना ही काफी है? नहीं, यहाँ भी कानून बहुत बारीकियां देखता है। सिर्फ घर छोड़कर जाना परित्याग नहीं है। इसके लिए दो चीजें एक साथ साबित करनी होती हैं। पहली, फैक्टम ऑफ सेपरेशन, यानी दोनों शारीरिक रूप से अलग रह रहे हैं, और दूसरी जो ज्यादा जरूरी है वो है एनिमस डेसरेंडी, जिसका मतलब है रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा। हाँ, इरादा, यानी एक साथी दूसरे को छोड़कर इस इरादे से गया है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। एक मिनट, तो अगर कोई काम के लिए दूसरे शहर में 2 साल से रह रहा है तो क्या उनकी पत्नी उन पर परित्याग नहीं मतलब उनका जीवन साथी उन पर परित्याग का केस कर सकता है? नहीं, यहाँ पर वो बिना किसी उचित कारण के वाली बात लागू होगी। हाँ, वही तो इसकी सबसे जरूरी शर्त है। ये परित्याग दूसरे साथी की मर्जी के खिलाफ और बिना किसी वाजिब वजह के होना चाहिए। अगर कोई नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रह रहा है तो ये एक वाजिब वजह है, इसे परित्याग नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई बिना बताए, बिना किसी कारण के घर छोड़ दे और रिश्ते को खत्म करने का इरादा भी जाहिर कर दे, और ऐसा लगातार कम से कम 2 साल तक चले, हाँ, तब ये तलाक का आधार बनता है। बिपिन चंद्र शाह के पुराने मामले में भी कोर्ट ने यही कहा था कि सबसे जरूरी तत्व इरादा है। इनके अलावा भी कुछ और आधार हैं जो शायद कम देखने को मिलते हैं पर मौजूद हैं। हाँ, संक्षेप में कहे तो कुछ आधार किसी की पसंद से जुड़े हैं, जैसे कोई अपना धर्म बदलकर हिंदू न रहे। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से जुड़े हैं, जैसे कोई लाइलाज मानसिक बीमारी से जूझ रहा हो और साथ रहना मुमकिन न हो। एक और आधार है जब कोई साथी सन्यासी बनकर दुनिया ही छोड़ दे। और एक बहुत ही व्यवहारिक आधार है जब कोई इंसान 7 साल या उससे ज्यादा समय से लापता हो और उसके बारे में कोई खबर न हो। तो कानून मान लेता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जी, और इस आधार पे तलाक लिया जा सकता है। तो अब तक हमने जिन आधारों की बात की वो पति और पत्नी दोनों के लिए बराबर हैं, लेकिन हमारे स्रोतों में ये भी जिक्र है कि कानून ने महिलाओं को कुछ खास अधिकार भी दिए हैं। जी, और ये उस समय की सामाजिक सच्चाई को ध्यान में रखकर किया गया था। धारा 13(2) सिर्फ पत्नी को कुछ अतिरिक्त आधार देती हैं, जैसे द्विविवाह या बिगैमी। अगर इस कानून के लागू होने के समय पति की कोई और पत्नी भी जीवित थी तो पहली पत्नी तलाक मांग सकती है। अच्छा। इसके अलावा अगर पति बलात्कार, सोडोमी या बेस्टियलिटी जैसे गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है तो भी पत्नी तलाक ले सकती है। और एक और प्रावधान है जो बाल विवाह से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। अगर किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो कानून उसे एक मौका देता है। वो 15 साल की होने के बाद और 18 साल के होने से पहले उस शादी को अस्वीकार कर सकती है। ये उसे एक ऐसी शादी से बाहर निकलने का अधिकार देता है जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। बिल्कुल। अब तक की हमारी सारी बातचीत टकराव, आरोप और सबूतों के इर्द गिर्द घूम रही है। ये सब सुनने में काफी तनावपूर्ण लगता है। लेकिन क्या हो अगर दोनों लोग ये समझ चुके हैं कि रिश्ता खत्म हो गया है और वे एक दूसरे पर कीचड़ उछाले बिना शांति से अलग होना चाहते हैं। और शुक्र है कि कानून में इसका भी रास्ता है। इसे कहते हैं आपसी सहमति से तलाक, जो धारा 13(b) के तहत आता है। एक नो फॉल्ट उपाय। हाँ, नो फॉल्ट उपाय। यहाँ किसी को ये साबित नहीं करना कि दूसरा बुरा है या उसने कोई गलती की है।
यह इस सीधी सादी समझ पर आधारित है कि अगर दो समझदार लोग एक साथ नहीं रह सकते तो कानून को उन्हें जबरदस्ती एक बंधन में नहीं रखना चाहिए। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? ये काम कैसे करता है? इसकी 3 बहुत साफ शर्तें हैं। पहली, दोनों कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। दूसरी, दोनों ये मान चुके हों कि अब उनका साथ रहना मुमकिन नहीं है। और तीसरी, दोनों ने मिलकर ये फैसला किया हो कि शादी को खत्म कर देना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो वे मिलकर अदालत में एक याचिका दायर करते हैं जिसे फर्स्ट मोशन कहते हैं। इसके बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है ना? हाँ 6 महीने का इंतजार? हाँ, कानूनन 6 महीने का समय दिया जाता है। इसका मकसद अच्छा है कि शायद इस दौरान दोनों अपने फैसले पर दोबारा सोचें, शायद सुलह की कोई गुंजाइश निकल आए। जी। इस अवधि के बाद अगर वे अब भी अपने फैसले पर कायम हैं तो वे अदालत में सेकंड मोशन याचिका दायर करते हैं और फिर अदालत तलाक की डिक्री जारी कर देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर एक रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है, कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि सुलह की कोई उम्मीद ही नहीं है और दोनों बस अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या कानून को उन्हें जबरदस्ती 6 महीने और उस तकलीफ में रखना चाहिए? बिल्कुल। ये तो बस पीड़ा को लंबा खींचने जैसा नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और इसी मानवीय सवाल का जवाब हमारी अदालतों ने समय के साथ दिया है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर का मामला आया था। कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील और व्यवहारिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये 6 महीने का नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह एक दिशा निर्देश है। अच्छा। अगर जज को ये लगता है कि शादी में सुलह की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है, दोनों पक्ष अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है और सारे समझौते फेल हो चुके हैं, तो वे अपनी समझ का इस्तेमाल करके इस इंतजार की अवधि को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि अदालतें अब सिर्फ कानून के शब्दों पर नहीं बल्कि उसकी भावना पर ध्यान दे रही हैं। वे एक मृत रिश्ते में लोगों को अनावश्यक रूप से बांधकर नहीं रखना चाहती। बिल्कुल। 2021 के अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल मामले में भी कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब शादी में कुछ बचा ही नहीं है तो पार्टियों को इंतजार करने के लिए मजबूर करना सिर्फ एक मरे हुए रिश्ते की पीड़ा को लंबा खींचना है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका कानून को मानवीय नजरिए से देख रही है और प्रक्रियाओं को लोगों की तकलीफ कम करने के लिए ढाल रही है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये साफ है कि हिंदू विवाह अधिनियम ने शादी और तलाक को एक ठोस कानूनी ढांचा दिया है। हमने देखा कि कैसे फॉल्ट थ्योरी के तहत क्रूरता और परित्याग जैसे आधारों के लिए सबूत चाहिए, जो एक मुश्किल और दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है। सही है। तो वहीं नो फॉल्ट के तहत आपसी सहमति से अलग होने का एक शांत और सम्मानजनक रास्ता भी मौजूद है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कानून स्थिर नहीं है, ये पत्थर में लिखी इबारत नहीं है, ये समय के साथ विकसित हो रहा है, सांस ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने, चाहे वो मानसिक क्रूरता की परिभाषा को बड़ा करना हो या आपसी सहमति के मामलों में 6 महीने की अवधि को लचीला बनाना हो, कानून को समाज की बदलती सच्चाइयों के ज्यादा करीब लाया है। ये दिखाता है कि कानून लोगों के लिए है, लोग कानून के लिए नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानून कैसे व्यक्तिगत हकीकत और इंसानी तकलीफों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। आज की चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि नवीन कोली मामले में अदालत ने इशारा किया था, क्या अब वक्त आ गया है कि भारतीय तलाक कानून गलती ढूंढने की इस व्यवस्था से पूरी तरह आगे बढ़ जाए? क्या विवाह का असाध्य रूप से टूटना यानी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को ही तलाक का मुख्य और शायद एकमात्र आधार बना देना चाहिए? क्या दोष ढूंढने की इस प्रक्रिया को खत्म कर देने से अलग हो रहे जोड़ों के लिए ये सफर कम दर्दनाक और ज्यादा सम्मानजनक हो सकता है? इस पर सोचिएगा।